एट क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 और हमने इससे पहले करा था चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था फोर्स। फोर्स का मतलब होता है पुश या फिर पुल। किसी भी चीज़ को खींचा जाए या किसी चीज़ को धक्का मारा जाए वो हमारे को फोर्स देते हैं। अब फोर्स से ही हमने एक उसी चैप्टर के अंदर हमें इंट्रोडक्शन मिल गया था फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन भी एक तरह से फोर्स है। परंतु फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मेज के ऊपर इस दिशा के अंदर फोर्स लगाते हैं तो वो इस दिशा के अंदर मूव करना शुरू करता है। परंतु एक बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी लग रही होती है सेम टाइम के ऊपर। वो चीज़ क्या होती है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ में संपर्क में होती हैं। ठीक है, जैसे कि इस बेंच के ऊपर एक किताब रखी हुई है, तो जब मैं इसको यहाँ की तरफ में धक्का मारूंगा तो इस साइड में तो मेरा फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन एक एट ए टाइम के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा, जो कि किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को अपोज करेगा। फोर्स को अपोज करने वाली ताकत का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ जब दो चीज़ों के संपर्क के अंदर होती है, उसके ऊपर दो चीज़ें आपस में संपर्क में है, एक वस्तु के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो जो संपर्क है दो वस्तुओं के बीच का, वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। उस रुकावट का नाम ही फ्रिक्शन है। ठीक है, ये आपको फ्रिक्शन का एक उदाहरण दे दिया। कुछ ये आप अपना डायग्राम में देख रहे हैं कि एक लड़का केले के छिलके के ऊपर से फिसल गया और नीचे गिर गया, बाथरूम के अंदर स्लिप हो गए, काई के ऊपर पैर रखा, जूता स्लिप हो गया, चोट लग गई। ये सभी चीज़ें किस चीज़ के उदाहरण है? क्यों होता है ये? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सिर्फ मतलब फिसलना ही नहीं होता, फ्रिक्शन के बारे में हम और भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बता दी कि एक इक्वल और अपोजिट फोर्स है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं फ्रिक्शन को। सबसे पहले फ्रिक्शन के अंदर ये देखो, एक स्प्रिंग बैलेंस पढ़ो, ये आपके कीवर्ड के अंदर भी आया होगा। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कितनी ताकत लग रही है उसके लिए एक स्प्रिंग, इस तरह का आपने नापने का भी तरीका देखा होगा इस तरह का। ये एक्चुअल के अंदर अगर ये आपने तराजू टाइप में लग रहा है आपको, ऐसी ऐसी तराजू भी होती है कि उसको ऐसे पकड़ के ऐसे उसको लटका दे तो वेट आ जाता है इसके अंदर। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब नीचे की साइड के अंदर कोई चीज़ हम यहाँ पे लटका देंगे तो वो नीचे की साइड के अंदर खींचना शुरू करेगा। खिंचाव मतलब फोर्स, क्योंकि फोर्स का मतलब ही क्या होता है? पुश या फिर पुल, है ना? तो यहाँ पुलिंग हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ द कोल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे एक आपने स्प्रिंग सा देखा होगा इसके अंदर, ये देखो ये रहा स्प्रिंग। ये जब नीचे की साइड के अंदर खिंचाव, इसके ऊपर बोझ रख देंगे हम ऐसे करके, तो ये नीचे की तरफ ये स्प्रिंग नीचे की साइड में खींचेगा। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर, और यहाँ पे पॉइंटर होते हैं, इससे ये यहाँ पे यूनिट आनी शुरू हो जाती है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और यहाँ पे लिखा होता है फोर्स की यूनिट क्या थी, किस चीज़ में नापते थे फोर्स को? फोर्स को यूनिट क्या थी? फोर्स की यूनिट थी न्यूटन। आज याद आया? फोर्स को किसके चीज़ के अंदर नापते थे? दूसरा आपने पढ़ा था प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या थी? पास्कल। फोर्स की यूनिट न्यूटन और प्रेशर की पास्कल। तो फोर्स और प्रेशर आपने पढ़ा था, दोनों पढ़ चुके हैं आप। ये कोई बात नहीं, कल इसका टेस्ट होएगा। तो रीडिंग हम जब ये नीचे की साइड के अंदर ये एक एक्चुअली एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ये जो रीडिंग्स है इसके अंदर न्यूटन होते हैं कि कितने न्यूटन की फोर्स लगी। क्या ये समझ में आ गया आपको? चीज़ों को आपने ऐसे पकड़ा, उसको नीचे यहाँ पे टांग दिया, टांगने के बाद में जब वो नीचे की साइड में खींचाव शुरू किया तो ये स्प्रिंग यहाँ से खींचना शुरू हुआ। इसकी यूनिट्स आ जाएंगी, इस यूनिट्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 5 न्यूटन की फोर्स लगी, 10 न्यूटन की। इज इट क्लियर? गॉट इट। अभी सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीज़ें फर्क डालती हैं फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या थी? फ्रिक्शन इज एन अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? पुश या फिर पुल। इस पुश और पुल को अपोज करने वाली ताकत को हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? अभी किस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? सबसे पहले ये लड़के एक ने यहाँ पे क्या किया, मार्क लगाया, ये सब कुछ। ये क्या दिखा रहे हैं एक्चुअल के अंदर? ये आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहले होता है सरफेस।
सरफेस, सरफेस का मतलब सतह कैसी है, जितनी ज़्यादा चिकनी या फिर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मूथ सरफेस, उतना ही फ्रिक्शन कम। समझे? आपने प्लाई लगा रखी है, प्लाई लगाते हैं ना इसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, स्मूथ हो जाता है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तभी फिसल की चीज़ें यहाँ से यहाँ आ जाएंगी। ठीक, ये भी इन्होंने रंदा मार के पेंट करके इसको फ्रिक्शन का लेस कर रखा है, ये ऐसे कर रखा है। अगर यहीं के ऊपर ये एक सिंपल लकड़ी होती जो बार्क होती, बार्क का मतलब जो लकड़ी का एक तना होता, इस मोबाइल को वैसे करता तो इसमें ताकत लगती, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ना। फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? अपोजिट फोर्स। मैं इसको ताकत यहाँ लगा रहा हूँ, वो बार्क जो इसका जो अनइवन सरफेस होता है उसको और ज़्यादा तेज अपोजिट फोर्स में करता है और मेरी ताकत ज़्यादा लगती है इसमें। ठीक है, यानी एनर्जी की वेस्टेज होती है। ठीक, तो सरफेस पहला फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है फ्रिक्शन इज जो कि एक फ्रिक्शन को डिसाइड करता है। आया समझ में? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन पैदा ही क्यों होता है? फ्रिक्शन पैदा इसलिए होता है जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट पे होती हैं और उनके जो सरफेस के अंदर के इरेगुलरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज, ये कितना इरेगुलर है चीज़ें, ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम, जो कई बार ऐसे लगता है कि दिखता बहुत ही स्मूथ है, परंतु फिर भी उसके अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इसके अंदर आपको ऐसे 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 करके काफ़ी सारे यो करके जर्क मिलेगा, जो कि इसको तो इरेगुलर सरफेस क्या कॉज करता है? फ्रिक्शन। ठीक है, जैसा भी सरफेस होगा उसकी इरेगुलरिटीज होती ही है माइक्रोस्कोपिक के ऊपर। उसको हम जितना ज़्यादा रिमूव करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा स्मूथनेस बढ़ती जाएगी और उतना ही फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? Irregularities on the two surfaces lock into each other. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. अब इंटरलॉकिंग ऑफ रॉक क्या होता है? अगर हम जितना भी कोई भी सरफेस होता है उसके ऊपर इरेगुलरिटीज कुछ इस तरीके की होती है, देख पा रहे हो? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ऊपर नीचे, इसको इरेगुलरिटीज बोलते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर जो चीज़ रखी गई है उसके भी नीचे वो भी सरफेस ही होगा एक तरह से, उसके ऊपर भी इरेगुलरिटीज होंगी। अब ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे के बीच में कुछ इस तरीके से आके फंस जाती है। ठीक है, फंस गई तो जब इस वस्तु के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो ये इस इरेगुलरिटीज के अंदर में की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है? इंटरलॉकिंग। क्या हो जाता है? इंटरलॉक। लॉक का मतलब ये इंटरलॉक ऐसे हो, ठीक है, ये यहाँ से फंस गई और जब हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये इंटरलॉकिंग इसको प्रिवेंट करती है आगे बढ़ने से। ठीक है, इसको इसकी वजह से क्या हो जाता है? फ्रिक्शन। गॉट इट? अंडरस्टूड? क्या चीज़ होती है? तो अगर हमारे को ये जितना ज़्यादा हम स्मूथ करेंगे उतनी ये इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज खत्म होंगी और उतना ही हमारा फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो फोर्स हमारी ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन कम तो हमारी फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा नहीं होगी, फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट का मतलब असर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा। ओके, फोर्स ज़्यादा नहीं होगी, फोर्स का इम्पैक्ट, दोबारा बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट का मतलब असर, और फोर्स ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि हमने ताकत ही ज़्यादा लगा दी। ज़्यादा ताकत लगाई, असर कम हुआ, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन ज़्यादा है। कम ताकत लगाई, असर ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा ऐसे धक्का मारा, अपने आप ही आगे चलता चला गया, इसका मतलब सरफेस स्मूथ है और फ्रिक्शन बहुत कम है। क्लियर है जी? अभी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। कोई चीज़ भी अगर रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट का मतलब है अगर जैसे आप बैठे हो, आपके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है तो वो रेस्ट है। ये आपने फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना? कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट एन इंस्टेंट, और इसको हमने धक्का मार के इसको आगे बढ़ाना शुरू किया
तो इन दोनों सरफेसेस के ऊपर में एक रेजिस्टेंस पावर होगी, मतलब कि इंटरलॉकिंग की वजह से, ठीक है। उस जब हमने रेस्ट के ऊपर किसी चीज़ को धक्का मार के आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया पुश या पुल के माध्यम से, तो जो अपोजिट फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measure of the sliding friction। अब आपने देखा होगा कि आपके जो शो पीस वगैरह होते हैं उसके नीचे इस तरीके से कुछ पहिए से लगे होते हैं, आप उसको ऐसे ऐसे सरकाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें भी जब आपको ताकत तो लगानी पड़ती है ना, परंतु ये गोल होने की वजह से, या फिर आपने कई बार शो कुछ में तो इस तरह के पहिए लगे होते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं लकड़ी की। ये आपने शोकेस देखे होंगे ना, शोकेस के अंदर बिल्कुल लकड़ी के होते हैं, ड्रॉवर जिसको बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे खींचा यूँ किया, उसको हम बोलते हैं क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि रोल हो रही है। आया समझ में? The force required to overcome the friction at the instant an object starts moving from the rest is measure of the static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of the sliding friction। किसी सरकती हुई चीज को जो ताकत लगती है स्लाइड कराने के लिए, और उसके जो अपोजिट में जो ताकत लग रही है उसको स्लाइड ना करने के लिए, उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दोबारा सुनो, दो चीज़ें हमने पढ़ी, पहला स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग। जब एक वस्तु रेस्ट के ऊपर है, बैठी हुई है, उसके ऊपर हमने जो ताकत लगाई और जो ताकत इसको हिलने से रोक रही है, उस अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई चीज़ सरक रही है, वो जो आपने इसको ताकत लगाई कि इसको और ज़्यादा सरकाया जाए, वो वाली ताकत जो इसको सरकने से रोक रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे समझ में आता है? When the box sliding, the contact point of its surface do not get enough time to lock into the contact points of the floor, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhere easier to move the box। सारी बात ये क्या कह रहा है? स्टैटिक की कोई चीज़ बिल्कुल रेस्ट के ऊपर ही है, उसको धक्का उसको जब हम करते हैं तो उस टाइम के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? ऑलरेडी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, इंटरलॉकिंग हो रखी है, और उसको अपनी जगह से हिलाने में ज़्यादा ताकत लगेगी। ज़्यादा ताकत क्यों लगेगी? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये हमेशा ज़्यादा होता है। ओके? परंतु कोई चीज़ ऑलरेडी अपने सरफेस से हट चुकी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसको हम थोड़ी सी ताकत और लगाएंगे, वो तुरंत अपनी जगह से और ज़्यादा तेज आगे बढ़नी शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन तो इसके अंदर भी है, परंतु स्लाइड होती हुई चीज़ के ऊपर फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। दूसरे नंबर पे किस पे लगता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आया समझ में? दीपांशी आया समझ में? चीज़ रेस्ट के ऊपर है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई चीज़ सरक रही है, धीरे धीरे ऑलरेडी सरक रही है, सरकती हुई चीज़ के अंदर में ऑलरेडी आपको ये पता है दो कॉन्टैक्ट का जो फोर्स, ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग तो खत्म ही हो चुकी है, तभी तो सरक रही है ना आगे। अब सरकती हुई चीज़ को आपने धक्का और मार दिया तो तेज सरकने लग जाएगी, है ना? तो आपके हिसाब से ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगा? किसी रखी हुई वस्तु को हिलाने में, या एक ऑलरेडी वस्तु जो चल रही है उसको हिलाने में? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा किससे हुआ? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हुआ। यहाँ तक आया समझ? अब फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। अब नेसेसरी, अच्छा ये हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक और फ्रिक्शन पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। मान लो अब ये तो सरक रहा था, अब मैंने इसके पहिए और लगा दिए, पहिए से तो और आसानी से सरकेगा। ठीक है? अब ये पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं है ग्राउंड के, सिर्फ ये पहिए का है। ठीक है? इसका मतलब इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? और ज़्यादा कम। तो सबसे ज़्यादा किसमें? स्टैटिक में, फिर स्लाइडिंग में, और सबसे कम किसमें? रोलिंग में। इसीलिए हम, अगर हमसे कोई चीज़ नहीं सरकती है, अगर हम उसको पहिए दे लें तो वो सरकना शुरू कर देती है ना? ऐसा ही होता है ना? मैं एक बहुत भारी सा बॉक्स ले उसको बोलूँ उसको धक्का मारो, नहीं लेगा आपसे।
उसी को अगर मैं पहिए लगा दूँ तो आप थोड़ा सा हिला दोगे उसको आगे की साइड में, पीछे की साइड में हिला दोगे ना, इसका मतलब फ्रिक्शन कम लग रहा है। फ्रिक्शन और नेसेसरी इविल, इविल का मतलब होता है बुराई और नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। फ्रिक्शन एक जरूरी बुराई है। ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया? भाई हम फोर्स लगाते हैं, ताकत लगा रहे हैं, हमारी एनर्जी स्पेंड हो रही है। फ्रिक्शन क्या चीज़ है? उस ताकत की अपोजिट चीज़ है। तो कहने के लिए तो अगर आप सोच के देखें कि हमारी मेहनत लग रही है और एक ये फ्रिक्शन भाई साहब आए हैं और ये हर चीज़ को अपोजिट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे दुश्मन हो रहे हैं एक तरीके से। परंतु ये दुश्मन रियलिटी की तरफ देखेंगे तो दुश्मन नहीं है, हमारे दोस्त हैं फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारी ताकत ज़्यादा लगवाती हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, परंतु ये एक नेसेसरी इविल है। उदाहरण देखते हैं इस चीज़ के लिए। नेल इज फिक्स इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन। आप जब एक कील को दीवार के अंदर ठोकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में वो उसके साथ में बिल्कुल ऐसे करके गड़ जाती है और वो हिलती नहीं है, ठीक है, उसकी वजह भी फ्रिक्शन है। दूसरा, आप पेंसिल से इसको लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या हो रखा है, इसका सरफेस और कागज़ का सरफेस आपस में आ रहा है, मैं इसको इस तरीके से आगे फोर्स लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच के अंदर एक कांटेक्ट है और कांटेक्ट में इसको घिसट रहा हूँ। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है मुझे बताओ? घिसट रहा हूँ ऐसे करके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसकी वजह से मैं चीज़ों को लिख पाता हूँ, ठीक। चौक भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? इफ़ नो फ्रिक्शन देन व्हाट? अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप किसी भी चीज़ को ताकत लगाते, वो एक बार मूवमेंट में आ जाती, वो कभी रुकती नहीं, बस चले जाती। ये फ्रिक्शन ही है जो कि चीज़ों को रोकता है, ओके। और रुकना भी उतना ही ज़रूरी है जितना चलना। इज इट ओके? अब सोल ऑफ द शूज़ वियर, अब एक नुकसान कहेंगे यार फ्रिक्शन की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं आपके डे टू डे लाइफ के अंदर? आप चलते भी किसकी वजह से हो? फ्रिक्शन की वजह से चलते हो। आप अपने कदम ऐसे करके आगे बढ़ा रहे हो, आप एक्चुअल के अंदर ग्राउंड के ऊपर ऐसे करके ग्राउंड को पीछे की साइड के अंदर ताकत लगा रहे हो, है ना, इसलिए आप आगे बढ़ते हो। अगर आप जब ताकत लगा रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपका बैलेंस है। अगर यहाँ बिल्कुल चिकना फर्श है, बुरादा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपने देखा है ऐसा मार्बल जब बनाते हैं, उसके ऊपर आप चलो अनबैलेंस हो जाओगे, फिसल के गिरेंगे, हड्डी टूटेगी। तो फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं है? है ना, जरूरी। हाँ, नुकसान क्या है? आपके जूते घिसते हैं, जूते घिसे, परंतु जूते घिसने के लिए ही होते हैं, घिसेंगे अच्छी बात है। अब इसके लिए जूते ना घिसे तो इसके लिए क्या होते हैं, इनकी सोल बनाई जाती है ऐसे, है ना। ये सोल क्यों बनाई जाती है? जिग जैग टाइप में, ताकि ग्राउंड के साथ में अच्छी पकड़ हो, ठीक है। टायर के अंदर इस तरीके से कर्व्स दिए जाते हैं ना टायर के अंदर, तो वो किस लिए होते हैं? ताकि अच्छी ग्राउंड के साथ में, रोड के साथ में अच्छी पकड़ हो। अच्छी पकड़ होने का मतलब, ये कर्व देने का मतलब अच्छी पकड़ होगी, पकड़ होने का मतलब इसका हमने फ्रिक्शन लेवल को बढ़ा दिया। आया समझ में क्या चीज़ होता है? You must have seen one or steps of the foot over which at the railway station. Friction can also produce heat. अच्छा, दूसरा नुकसान क्या होता है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन की वजह से हीट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, हीट एनर्जी। आप कभी भी एक टायर को या फिर किसी भी चीज़ को जब घूम के चल रहा है ना टायर रोड के ऊपर चलते चलते आप आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद स्कूटी, टायर, साइकिल जो भी कुछ है, उस पर टायर को हाथ लगाते देखो, गर्म हो रखा होता है। इसका मतलब क्यों रखा होता है? जब ग्राउंड के साथ में एक चीज़ लगातार ऐसे ऐसे चले जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके टेम्परेचर बढ़ने से क्या चीज़ होती है? रबड़ जलती है, ठीक है। और क्या होता है? हमारा जो सॉकेट्स वगैरह है उसका वियर एंड टियर होता है, नुकसान होता है उसके अंदर। तो ये तो फ्रिक्शन हमारा क्या है? नुकसान भी कर दिए, है ना। किसी चीज़ की घिसट लग जाना, किसी चीज़ की वो सब चीज़ें फ्रिक्शन होता है इस चीज़ के अंदर, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने की वजह से। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम? ग्रीस लगाते हैं ना। कई बार आप साइकिल चलाते हो, चेन भारी हो रखी होती है, आवाज़ करती है चू 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 चू। क्यों? फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स ज़्यादा है, बहुत ही गंदी पकड़ हो रखी है उसकी। तो आप उसको ग्रीस लगाते हो। ग्रीस लगाते ही क्या होता है?
स्मूथ चलने लग जाती है। ग्रीस ने क्या किया, फ्रिक्शन को घटा दिया। कैसे घटाया, सरफेसेस को स्मूथ कर दिया। आया समझ में। तो फ्रिक्शन को हम अपनी कार्य प्रणाली के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी है और फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है। क्लियर है? ये देखो इसका यही उदाहरण है। अच्छा, माचिस को जब हम रगड़ के, माचिस कैसे जलती है, फ्रिक्शन की वजह से जलती है। आपने माचिस को रगड़ा तो उसके अंदर से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी की वजह से बारूद जल जाता है और आपकी माचिस जल जाती है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये भी अभी हमने पढ़ाई है कि इंक्रीज और रिड्यूस कैसे करते हैं। ये देखो टायर, क्रेन वगैरह, ट्रैक्टर के टायर इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, ताकि अच्छे से पकड़ बन सके। खेतों के अंदर चलता है, कीचड़ के अंदर जितने अच्छे ग्रूव्स होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, कैरम बोर्ड आप खेल रहे हो, कैरम बोर्ड के अंदर यहाँ तो आपको फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, तो फ्रिक्शन को आपने इस तरह से ग्रूव्स बना दिए। जूते के अंदर आपने ग्रूव्स बना दिए। कैरम बोर्ड खेल रहे हो, कैरम बोर्ड के ऊपर क्या करते हो, सबसे पहले पाउडर डालते हो उसके ऊपर। क्यों, टैल्कम पाउडर डालते हो ताकि आराम से गोटी जाए। आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, घटा रहे हैं, सरफेस को स्मूथ कर रहे हो। तो आपको इसी तरह से लुब्रिकेंट्स क्या होती है, जैसे कि ग्रीस हो गया, तेल डालना, ये क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं इसको, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। अभी व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमारा एक जो अलग दूसरी तरह का जो एक फ्रिक्शन होता है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है रेस्ट वाली बॉडी के लिए, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तीसरा कौन सा था, रोलिंग फ्रिक्शन। पहिए हमेशा फ्रिक्शन को घटाते हैं, ये आपको पता चले गया। क्यों, ये पहिए है, ये इतना सा सरफेस आपके कांटेक्ट में रहता है सबसे पहले, है ना, सरफेस कांटेक्ट सरफेस को घटा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन होता ही क्यों है, जब दो चीज़ें कांटेक्ट में रहती हैं, उनके घिसटने से, उनके कांटेक्ट में आने से फ्रिक्शन होता है। और जब ये कांटेक्ट का एरिया ही घटा देंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा। क्लियर है यहाँ पर। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये ऐसी डेफिनेशन है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रोल होती है तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिट फोर्स जो लगती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो सबसे कम, यही दोबारा वही चीज़ बोल रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसमें लगेगा, स्टैटिक में, फिर स्लाइडिंग में, फिर रोलिंग। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। क्या फ्लूइड फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन से पहले हम ये बॉल बेयरिंग पढ़ लेते हैं। बॉल बेयरिंग आपने सुना होगा कि साइकिल के कुत्ते फेल हो गए, सुना होगा। टायरों के अंदर टायर अपने आप ही ना घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमने लग जाते हैं चेन के साथ में, और साइकिल आगे नहीं बढ़ती, बस घूमती घूमती रहती है। और हम बोलते हैं क्या और है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही। दुकान के पास में लेके जाते हो, वो उसको ऑपरेशन करके रख देता है, बोला भाई इसके तो गोलियाँ डलेंगी, बॉल बेयरिंग डलेंगी। तो टायर के बीच में अंदर क्या होता है, ये ऐसे इस तरह का टायर होता है बेटा, ये इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल गोलियाँ डाल देते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बॉल बेयरिंग। ये बॉल बेयरिंग क्या करती है, ये बॉल बेयरिंग इसके फ्रिक्शन को कम कर देती है। क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। जब इन बॉल बेयरिंग की पोजीशन बिगड़ जाती है तो फिर आपका फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाता है, ठीक है, तो इनको नया डालना पड़ता है, नई सेटिंग करनी पड़ती है। तो बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और कहाँ यूज होता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन में आप बॉल बेयरिंग और यूज करना शुरू कर दो तो फ्रिक्शन और भी ज़्यादा लेस हो जाता है। ओके। अब क्या पानी भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जी हाँ। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिक, येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। सिमिलरली वाटर एंड द अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। क्या एक पानी का जहाज जब ऐसे पानी के ऊपर चल रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। कोई भी दो सरफेसेस आपस में आएंगे ज़्यादा, लेकिन सॉलिड कैसे बने होते हैं, सॉलिड बने होते हैं बिल्कुल इनके क्लोजली पैक्ड एटम्स के साथ में। लिक्विड कैसे बने होते हैं, थोड़ा दूर दूर, और गैस कैसे बने होते हैं, बहुत दूर दूर। तो सॉलिड के केस के अंदर सरफेस ऐसा होता है, दो सॉलिड आपस के अंदर तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लिक्विड के अंदर, लिक्विड के ऊपर सॉलिड रखा हुआ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू इसके कम होगा, और हवा के अंदर और ज़्यादा कम होगा।
ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? इन पौधों के ऊपर, हवाई जहाज के ऊपर, हर जगह पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। अब फ्लूइड के अंदर जो गैसेस और लिक्विड के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड एज ड्रैग। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई चीज़ जब लिक्विड के ऊपर चलती है तो कितनी गति से चल रही है, कितनी गति से। जितनी ज़्यादा गति से चलेगी उतना ही ज़्यादा ड्रैग ज़्यादा लगेगा। ड्रैग क्या होता है? अपोजिट फोर्स होती है। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कारों को एक स्पेसिफिक शेप दी जाती है। कई बार जो आपने रेसिंग वाली कार्स देखी होंगी, जो सुपर कार्स होती है जिसको बोलते हैं, उनकी शेप है ना एरोडायनामिक्स बनाई जाती है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे स्मूथ। ये कारों की शेप बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती है। यो नहीं कि कुछ हो ये ठीक है डब्बा सा बना दिया, अंदर बिठा दिया, इंजन लगा दिया। दे हैव टू सी। अब कार, जैसे कि यहाँ से ये कार है इस तरीके से, यहाँ से हवा ऐसे पास हो, ऐसे हवा लग रही है तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस। टेल जो इसकी होती है वो टेल के ऊपर से ऐसे करके ऐसे हवा चली जाएगी। तो पूरा एरोडायनामिकली स्टडी किया जाता है इसको, इसके लिए अलग से साइंस है। रॉकेट, मिसाइल हमेशा ऐसे पॉइंटेड होके ही क्यों बनाई जाती है? यहाँ रख दो, एक कमरा सा रख दो, पूरा बम से भर दो, चलो नहीं जाएगी ऊपर, ठीक है। हर चीज़ों, किश्ती की शेप ऐसे क्यों होती है, ऐसे शिप की शेप ऐसे करके ही क्यों होती है? इट्स ऑल बिकॉज उस पानी के ड्रैग को कम करने के लिए। कोई चीज़ ऐसे करके जा रही है तो यहाँ से उसको काटने में आसानी होगी, फ्रिक्शन को कम होगा। कोई चीज़ ऐसे करके यो करके गई हुई है वो और ज़्यादा ड्रैग लगेगा उसको। अब आया समझ में किस लिए होते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। पक्षियों को कैसे अपने पंख फैलाते हैं हवा के अंदर से, ऐसे ऐसे करते हैं पक्षी, वो ड्रैग को कम करते हैं, हवा के ड्रैग को। हमेशा पक्षी आपको दिखेंगे ऐसे, वो एक्चुअल के अंदर ऐसे करके उड़ रहे हैं। ओके, समझ में आ गया ये सारी चीज़ें? वो हवा को पीछे की साइड के अंदर करते हैं, उनकी ये एरोडायनामिक शेप होती है। हवाई जहाज हमेशा ऐसे ही क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये ड्रैग को कम करते हैं। ड्रैग क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गैसेस एंड फ्लूइड्स। आया समझ? ये आपका फ्रिक्शन का सारा चैप्टर। इज इट क्लियर? ये आपके कीवर्ड्स हैं और इस कीवर्ड्स में से बहुत सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर में मिल जाएंगी। जैसे कि फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट्स बोथ ऑफ द सरफेसेस। फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेसेस। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हटाने की कोशिश करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हम स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन जब हम रोल करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसमें लगेगा? स्टैटिक में, फिर स्लाइडिंग में, फिर रोलिंग के अंदर। और हम सोल और शूज़ के टायर्स को ऐसे क्यों बनाते हैं? ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। फ्रिक्शन कैन रिड्यूस द यूजिंग द लुब्रिकेंट। इसको घटाने के तरीके क्या है? फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट्स को यूज़ करो, सरफेस को स्मूथ करो, बॉल बियरिंग को यूज़ करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन होता है सूटेबल शेप बॉडीज़ को देना, जहाज की हवा के अंदर एरोडायनामिक शेप से इत्यादि देना, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन का काम है। इज इट क्लियर? अब ये आपके सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी के अंदर होने चाहिए। और कल फोर्थ वाले चैप्टर का और फ्रिक्शन वाले चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट होगा।